ये लेज़र वाला ऑप्शन है। और अब हम उसको सेट करके ये आ गया जी। स्टूडेंट्स, आज हम SN1 रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे कि SN1 रिएक्शन होता क्या है और उसका मैकेनिज्म। फिर SN1 रिएक्शन की काइनेटिक्स को डिस्कस किया जाएगा। फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री। फिर हम SN1 रिएक्शन पे जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उनको देखेंगे। उसमें हम सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोफाइल्स, लिविंग ग्रुप और सॉल्वेंट्स का इफेक्ट जो है उसको आज स्टडी करेंगे। जितना यानी पॉसिबल हुआ मैक्सिमम आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को देख लेते हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे है और इसका साथ मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। ये स्टूडेंट्स आपको शायद ये वाली स्लाइड क्लियर ना नज़र आ रही हो, लेकिन आप लोगों ने ये छोटी क्लासेस में भी, जैसे FSC, BSc जो आपका BS था फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर हम टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को, ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसको अगर हम वाटर में डालें, ठीक है, वाटर के अंदर डिजोल्व करें, तो क्या होगा? पानी का जो हाइड्रोजन है वो ब्रोमाइड आयन ले लेगा, इसे HBr बन जाएगा। और टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में ब्रोमाइड की जगह पानी का हाइड्रोक्सिल ग्रुप आगे लग जाएगा। इससे हमारे पास जो है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगी। ये बेसिकली जो रिएक्शन है इसे हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कहते हैं। यानी टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को जब हमने वाटर में डाला तो पानी की मतलब जो है वो ब्रेक डाउन होगी इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। इसी तरह जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ये भी ब्रोमाइड आयन और टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन में आयनाइज हो जाएगा। पानी का हाइड्रोजन आयन जो है वो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के ब्रोमाइड आयन से मिलकर HBr बनाएगा, और जो टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन है वो पानी के हाइड्रोक्सिल आयन से मिलके वो कन्वर्ट हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो रिएक्शन है ना SN1 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करता है। तो अब हम जो है ना SN1 रिएक्शन जो है उसको देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे है। स्टूडेंट्स, जैसे आपको नजर आ रहा है कि सबसे पहले स्टेप में जो टर्शरी ब्यूटाइल, अब यहाँ पर उन्होंने क्लोराइड दिया हुआ है, यानी अल्काइल हैलाइड में जाहिर बात है आपके पास जो है वो क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो है ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन होगा। सबसे पहले लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा। SN1 रिएक्शन जो है ना 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है, यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लोरीन अपने तरफ खींच लेगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि क्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब क्लोरीन जो है ये इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके लीव कर जाएगी, ठीक है, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इससे हमारे पास जो है कार्बोकेटाइन बन जाएगा। यानी SN1 रिएक्शन का अगर हम मैकेनिज्म देखें तो सबसे पहला स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, या हम कह सकते हैं कि लिविंग ग्रुप का निकल जाना, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड का ब्रेक होना। यानी ये पहला स्टेप है। इसके नतीजे में हमारे पास जो है कार्बोकेटाइन बनता है। अब यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप है वो क्लोराइड है और जो अटैकिंग स्पीशी है दैट इज ब्रोमाइड आयन। ये जो ब्रोमाइड आयन होगा ना ये कार्बोकेटाइन की इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा। ये ब्रोमाइड आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा। इससे हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ये प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर देखें पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड ब्रेकेज, जिसके नतीजे में लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है और कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, ये वाला स्टेप स्लो होता है। और जो सेकंड स्टेप है उसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है। इससे हमारे पास दोबारा न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो बन जाता है। और ये वाला जो स्टेप है ये वाला फास्ट है। यानी SN1 रिएक्शन जो है कितने स्टेप में प्रोसीड करता है? 2 स्टेप में। ठीक है, पहला स्टेप स्लो और दूसरा स्टेप फास्ट। स्लो स्टेप जो है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। और इसमें सिर्फ आप लोग देख सकते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, अल्काइल हैलाइड। तो अगर हम इसकी काइनेटिक्स देखें, क्योंकि इसमें सिर्फ स्लो स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, वो अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसलिए इस रिएक्शन का जो रेट होगा सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा।
ठीक है ना। अब यहाँ पर उन्होंने अल्काइल ब्रोमाइड शो किया हुआ है, लेकिन मतलब आपका जो भी होगा, अगर वहां पर हमारे इस जो हमने एग्जांपल पढ़ी उसमें अल्काइल क्लोराइड था, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो अल्काइल क्लोराइड होगा। अल्काइल क्लोराइड की कंसंट्रेशन के फर्स्ट ऑर्डर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, ये रेट ला कहलाता है। ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो मॉलिक्यूल स्लो स्टेप में हिस्सा लेते हैं उन्हीं मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है, इसलिए इसे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। इसका ऑर्डर फर्स्ट है और इसलिए इसको SN1 रिएक्शन भी कहा जाता है। अगर हम इसकी एनर्जी डायग्राम चेक करें तो यहाँ पर आप लोगों को दो ग्राफ नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली पहले क्या होगा, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो प्रोसेस है ना SN1 का, ये दो स्टेप में प्रोसीड करता है। सबसे पहले स्टेप में ना सबस्ट्रेट जो होगा इससे लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, यानी ये हमारे पास क्या है, अल्काइल ग्रुप के साथ कोई लीविंग ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे पहले अल्काइल ग्रुप से लीविंग ग्रुप ने लीव करना है। ये हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। अब मैं ज़रा थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोलने लगा हूँ क्योंकि सराउंडिंग में ये मुझे नॉइज़ आ रही है। ठीक है, ये तो हमने अब साथ ही बर्दाश्त करना है। ये हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से सबसे पहले क्या होना है, लिविंग ग्रुप ने लीव कर जाना है और इससे हमारे पास कार्बोकेटाइन बनना है। ठीक है, अब ये वाला जो है ना ये बेसिकली इंटरमीडिएट है, ये वाला कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है। ये आई जो लिखा हुआ है इसका मतलब इंटरमीडिएट है। रिएक्टेंट की एनर्जी लो है, इंटरमीडिएट की एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन ये है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट कौन सी होती है, जब अल्काइल का लिविंग ग्रुप से बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, वो हमने शो करना है डॉटेड से। ये देखें ना, अल्काइल ग्रुप का किससे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, लिविंग ग्रुप से, यानी ये देखें डॉट डॉट शो हुए हैं। इन डॉट्स का मतलब है कि अल्काइल का लिविंग ग्रुप से जो बॉन्ड है ना वो ब्रेक हो रहा है। तो जब अल्काइल का लिविंग ग्रुप से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये वाला जो फेज है या ये वाला जो हिस्सा है इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यानी जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, तो जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो अल्काइल की जो एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाएगी और अल्काइल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अल्काइल जो ये जो कार्बोकेटाइन है ये हमारे पास इंटरमीडिएट होगा। मैंने दोबारा बता देता हूँ कि ट्रांजिशन स्टेट जो है इसमें बेसिकली कह लें बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, और जब बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो रिएक्टेंट के मुकाबले में जो अनस्टेबल स्पीशीज बनती है उसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। अच्छा, फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बोकेटाइन पे जब अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल का और इस कार्बोकेटाइन के दरमियान बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी ये देखें ये अल्काइल ग्रुप का और न्यूक्लियोफाइल का दोबारा बॉन्ड बनने लग गया, ये डॉटेड है। डॉटेड का मतलब है अभी पूरा बॉन्ड बना नहीं है, ये दोबारा ट्रांजिशन स्टेट है, ये सेकंड ट्रांजिशन स्टेट है। फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में अल्काइल का लिविंग ग्रुप से बॉन्ड ब्रेक होना है और सेकंड ट्रांजिशन स्टेट में अल्काइल का न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनने लगना है। और यहाँ पर ये वाला जो है ना डॉट्स ये शो करेंगे कि अल्काइल और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, और जब अल्काइल जो है उसके साथ न्यूक्लियोफाइल लिंक कर जाएगा तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगी। यानी इस रिएक्शन की आप ये होती है थर्मो एनालिसिस, थर्मो मतलब थर्मोडायनेमिक्स के हवाले से। एक होती है आप कह लें कि काइनेटिक्स, काइनेटिक्स में हम चेक करते हैं उसका रेट ला जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, और ये उसकी क्या है, ये हम उसकी थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हैं इस रिएक्शन की। और हमने इसी तरह SN2 रिएक्शन की भी थर्मोडायनेमिक स्टडी की थी। तो हम जो है ना ये एनर्जी डायग्राम के लिहाज से चेक करते हैं। अब हम इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक कर लेते हैं कि इस रिएक्शन जो है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। यहाँ पर देखें जी आपके पास जो है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। यहाँ पर आपको ये वाली जो कार्बन नजर आ रही है ये sp3 हाइब्रिड है, ये वाली कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना है, सबसे पहले क्लोराइड यहाँ से जब लीव करेगा तो हमारे पास इस वाली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये वाली जो क्लोरीन है ना ये इन कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड को अपने साथ लेके निकलेगी। तो जब ये वाली क्लोरीन जो है इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगी तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन जो है ये वाली कार्बन उसकी हाइब्रिडेशन sp3 से चेंज होकर किस में चेंज होकर चली जाएगी, sp2 में। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। मैंने आप लोगों को SN2 रिएक्शन में बताया था कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का लीव करना ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होता है न्यूक्लियोफाइल भी उसी टाइम पे अटैक कर रहा होता है। अब लेकिन SN1 रिएक्शन में क्या है, लिविंग ग्रुप निकल चुका है, कार्बोकेटाइन बन गया है। ठीक है, अब दोनों साइड्स अवेलेबल हैं। अब जो न्यूक्लियोफाइल है ना
वो उस साइड से भी टैग कर सकता है जिस साइड से लीविंग ग्रुप ने लीव किया है, और उसकी ऑपोजिट साइड से भी टैग कर सकता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, इट इज अ हाइड्रोक्साइल आयन। हाइड्रोक्साइल आयन जो है अगर उसी साइड से टैग करे, हाइड्रोक्साइल आयन किस साइड से टैग करे, उसी साइड से जिधर से लीविंग ग्रुप ने लीव किया है, तो हमारे पास क्या होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगी, यानी कॉन्फिगरेशन जो थी वो बरकरार रहेगी, ठीक है। और अगर जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऑपोजिट साइड से टैग करे, ठीक है, ऑपोजिट साइड से, जिस साइड से लिविंग ग्रुप ने लीव किया, लिविंग ग्रुप ने लीव किया इस साइड से, लेकिन न्यूक्लियोफाइल अगर ऑपोजिट साइड से अटैक करे तो हमारे पास इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाएगी, जिसे हमने पढ़ा था वार्डन इन्वर्जन कहते हैं। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन भी हो सकती है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन भी हो सकती है। दोनों के चांसेस जो हैं वो थ्योरेटिकली 50-50% है। ये थ्योरेटिकली होता है। थ्योरेटिकली का मतलब ये है कि देखिए ना, अब यहाँ पर दोनों साइड जो हैं वो कैलकुलेशन के लिहाज से देखा जाए तो इक्वली अवेलेबल हैं, और प्रोडक्ट दोनों जो हैं, मतलब जो अगर फॉर एग्जांपल पहले वाली जो अगर कॉन्फ़िगरेशन थी वो रेक्टस थी, तो अब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रेक्टस भी हो सकती है, सिनिस्टर भी हो सकती है, और दोनों के जो चांसेस हैं वो 50-50% है। अब यहाँ पर आप दोबारा देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, ये देखें, और ग्रुप है, ये और ग्रुप है, ये और ग्रुप है, और ये और ग्रुप है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है ये वाला आपके लिए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, और ये दोनों जो ग्रुप्स हैं, तीनों ग्रुप्स ये वाले बाकी ये प्लेन में आ जाएंगे। अब जो न्यूक्लियोफाइल है, ये लिविंग ग्रुप जहां से निकला है उस साइड से भी आ सकता है। अगर उस साइड से ही आता है तो इसका मतलब क्या है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन है, इसके चांसेस 50% है। अगर वो ऑपोजिट साइड से आता है, ठीक है, जिधर से लिविंग ग्रुप ने लीव किया वो ये वाली साइड है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल इस साइड से आता है, तो क्या होगी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगी। इन दोनों के चांसेस देखें 50-50% है। अब यहाँ पर आप दोबारा देख सकते हैं, ये वही लिखा हुआ है कि ब्रोमाइडाइन सबसे पहले निकल गया, कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये देखें, ये हमारे पास जो कार्बन थी पहले sp3 हाइब्रिड थी, अब sp2 हाइब्रिड है। sp2 हाइब्रिड कार्बन में एक ऑर्बिटल जो है अनहाइब्रिड है। ये वाले जिसके 3 बॉन्ड्स है ना, एक इथाइल के साथ, एक मिथाइल के साथ, एक आइसोप्रोपाइल के साथ, ये वाले जो बॉन्ड्स है ना बेसिकली ये प्लेन में है, ठीक है। और ये वाला जो इसका ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिड है। अब जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो एथेनॉल है। एथेनॉल जो है वो ऊपर वाली साइड से भी अटैक कर सकती है, यानी कि इस पी ऑर्बिटल को ऊपर वाला लूप भी न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है, और नीचे वाली साइड से भी कर सकता है। अगर ऊपर वाली साइड से करता है तो इसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगी। अगर ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है एथेनॉल, इसकी जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर अगर नीचे से डोनेट करे तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगी, और दोनों के चांसेस आपको मैंने बताया 50-50% है। ये आपका जो रिएक्टेंट है ये सिनिस्टर है। अब आपकी जो प्रोडक्ट है वो सिनिस्टर भी बन सकती है, रेक्टस भी। अगर मसलन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होती है, ठीक है, तो एस से चेंज होके वो आर पे चली जाएगी, इन्वर्ट हो गई है ना। और अगर कॉन्फिगरेशन वही रहती है, मतलब सिनिस्टर है, तो प्रोडक्ट भी सिनिस्टर बनती है, तो फिर क्या होगी, वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होकर दोनों के चांसेस 50-50 हैं। तो आई थिंक आज हम जो है वो फैक्टर्स आज रहने देते